अस्सलाम वालेकुम क्लास सिस्टम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। पाक नेशनल पब्लिक स्कूल मानसरा से मैं आपकी टीचर मिस आसमा सिद्दीकी हूँ। अब आए आज के सबक का आगाज करते हैं। आइए किताब खोलें तारीख की। बाब अव्वल बरतानवी इक़्तिदार का इस्तेहकाम, सफ़ा नंबर 1। सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को इंतकाल इक़्तिदार का पस मंज़र पढ़ते हैं। 16वीं सदी ईस्वी में यूरोपीय अक़वाम ने 9 आबादियात हिकमत अमली अपनाई, जिसके तहत वो कमज़ोर ममालिक की तरफ तिजारत की गर्ज से जाते थे और फिर उन इलाकों पर कब्जा करते थे। यूरोपीय सियाहों ने यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया। इस तरह यूरोपीय अक़वाम ने तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान का रुख किया। इनमें हॉलैंड, फ्रांस और हिंदुस्तान की अक़वाम नुमायां थी। अंग्रेज़ों ने तिजारती मकासद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक इदारा कायम किया। यह कंपनी तकरीबन 200 साल तक पाक व हिंद में अपना असर रसूख मुस्तहकम करती रही। अब हम कानून हुकूमत हिंद एक्ट 1858 के बारे में पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पाक व हिंद में पहली सरकारी कानून को एक्ट 1858 कहा जाता है। यह कानून बरतानिया के कानून साज इदारे पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान के लिए बनाया। इस कानून पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई इतराज़ात किए, जो इसके बावजूद इस एक्ट को मंजूर किया गया। इसके अहम निकात मैं आपको बताती चलूँ। पहला पॉइंट है, हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा ख़त्म कर दिया गया और तमाम इख्तियारात ताज बरतानिया को दिए गए। हिंदुस्तान में एक गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया, जिसे वाइसराय भी कहा जाता है। वो ताज बरतानिया का नुमाइंदा था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हिदायत हासिल करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज को भी अंग्रेज़ हुकूमत के कब्जे में दिया गया। बरतानवी काबीना में एक वजीर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से मुकर्रर किया गया। वो गवर्नर जनरल को हिदायत जारी करता था। इसके बाद है मलका विक्टोरिया। मलका विक्टोरिया के ऐलान की कुछ नुमाया खुसूसियात मैं आपको बताती चलूँ। बरसगीर पाक व हिंद पर इक़्तिदार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलका बरतानिया को मुंतकिल हो गया। अवाम को बताया गया कि वो हुकूमत हिंद की वफादार रहें, क्योंकि वो मलका बरतानिया के नुमाइंदे हैं। कैनिंग को बरसगीर पाक व हिंद का पहला गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया। उसे हिदायत दी गई कि वो मुल्क के अहकामात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ज़रिए वसूल करेगा। पाक व हिंद में आवाम की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जाएगा। मजहबी आज़ादी में मुदाखलत नहीं की जाएगी। तहैया को गैर जानदारी, काबिलियत और एहलियत की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा दिया जाएगा। कानून बनाते वक्त पाक व हिंद के अवाम के मज़ाहिब, रस्म व रवाज और आदात वगैरह को मद्देनज़र रखा जाएगा। अमन व अमान को अवलियत दी जाएगी और अंग्रेज़ों को कत्ल करने के अलावा हिंदुस्तानियों की बाकी तमाम गलतियाँ माफ़ की जाएंगी। इसके बाद है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का नज़्म व नक्श। अंग्रेज़ों ने बरसगीर पाक व हिंद को कब्जे में लेकर जहाँ एक मजबूत मरकज़ी नज़्म व नक्श कायम किया, ताकि मुल्क का इंतज़ाम अच्छी तरीके से चलाया जा सके और सारे हिंदुस्तान पर उनकी हुक्मरानी कायम रहे। इसके लिए कुछ अहम मकासद हैं जो मैं आपको बताती चलूँ। बरतानिया की काबीना में हिंदुस्तान के अमूर की निगरानी और हिदायत जारी करने के लिए एक वजीर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से मुकर्रर किया गया। हिंदुस्तान के नज़्म नक्श के लिए एक इंतजामी कौंसिल कायम की गई, जिसका सरबराह एक अंग्रेज़ गवर्नर जनरल हुआ करता था। मुल्क में कानून साजी के लिए गवर्नर जनरल की कानून साज कौंसिल कायम की गई। हिंदुस्तान में सरकारी अमूर निपटाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1858 में सिविल सर्विस कायम की, जिसे मज़ीद फहाल बनाया गया और जिसमें हिंदुस्तानियों को भी शिरकत का हक दिया गया, ताकि उनको हिंदुस्तान में तरबियत लेनी पड़ती थी। मुल्की दफा को मजबूत बनाने के लिए शाही फौज को मुनज़्ज़म किया गया। इंतज़ामी सहूलियात के लिए मुल्क सूबे में तकसीम किया गया। हर सूबे में एक अंग्रेज़ गवर्नर होता था। उसकी मदद के लिए एक इंतज़ामी कौंसल और कानून साज कौंसल हुआ करती थी। हिंदुस्तान में कई खुद मुख्तार रियासतें भी थी, जिन्हें कायम रखा गया और हर रियासत का अपना हाकिम हुआ करता था।
बच्चों इसके बाद मैं आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में बताती हूँ। लॉर्ड कैनिंग 1858-1862 के दौरान बरसगीर पाक हिंद के वाइसरॉय रहे। इनका ज़्यादा दौर जंग आज़ादी में गुजरा। जंग के दौरान अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। अंग्रेज़ चाहते थे कि ज़बरदस्त इंतकाम लिया जाए। कैनिंग ने इसके बरक्स अमन सलामती की पॉलिसी इख्तियार की थी। आपने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने अपनी पॉलिसी के खत के ज़रिए इन अल्फाज में बयान की कि आपने कहा, जब तक मेरे दम में दम है मैं इस पॉलिसी के अलावा किसी और पॉलिसी पर गामज़न नहीं हूँगा जो मैंने इख्तियार की है। मैंने ये पॉलिसी न सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इख्तियार की है बल्कि इसलिए भी ये मुनसफाना है। मैं गज़बनाक होकर हुकूमत नहीं करूँगा। मैं वो इंसाफ बरोए कार लाऊँगा जिनमें कानून और ताकत की सख्ती और लचक हो। मैं बरतानवी हुकूमत को पाक व हिंद में इस बात की इजाज़त नहीं दूँगा कि वो गुस्से से काम लें बल्कि इम्तियाजी सलूक रवां रखे। जब हम बेरहमी के साथ तमाम क़ुव्वतों को कुचलने के लिए तैयार हैं तो हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि जब बगावत ख़त्म कर दी जाए तो इंसाफ और अमन व सुकून को सख्ती की जगह लेना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग एक शरीफ इंसान थे। आप नरमी और हमदर्दी पर यकीन रखते थे। इसके बाद बच्चों अंग्रेज़ों को समाजी तब्दीली के इक़दामात के बारे में कुछ बताती चलूँ। अंग्रेज़ों ने मुल्क बरतानिया के अलावा मुल्क बरतानिया के ऐलान के बरक्स पाक व हिंद के मज़ाहिब और समाजी इक़्तिदार में भी मुदाखलत शुरू की। अंग्रेज़ हुकूमत ने ऐसी माशरती और समाजी इस्लाहात मुतारफ़ करना शुरू की जो यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हिंदू बीवियों की दोबारा शादी का निज़ाम राइज किया करते थे। लावारिस और यतीम बच्चों को ईसाई बना दिया करते थे। अंग्रेज़ों ने मग़रबी निज़ाम तालीम राइज किया जो पाक व हिंद के अवाम के लिए बाइस तशवीश था। कंपनी के वो सिपाही जो बरसगीर के बशिंदे थे उनकी तनख्वाहें और दीगर मराहत अंग्रेज़ सिपाहियों के मुकाबले में बहुत कम थे। गैर मुस्लिम कौमी सिपाहियों को समुंदर पार जाने पर मजबूर किया गया कि जो उनके मजहबी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी थी। मुकामी फौजियों के लिए तरक्की का कोई तसव्वुर नहीं था। सिपाहियों को गालियाँ देना और उनको मामूली बातों पर बेइज्जत करना उनका मामूल बन चुका था। अंग्रेज़ों के दौर का तालीमी निज़ाम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पाक व हिंद के कई इलाकों पर कब्जा किया तो अंग्रेज़ों को पता चला कि दोनों बड़ी कौमें अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक अलहदा तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। इस सिलसिले में इब्तिदा में अंग्रेज़ों ने यहाँ के निज़ाम तालीम में कोई तब्दीली नहीं की। वक्त गुज़रने के साथ साथ अंग्रेज़ अपनी हुकूमत को हिंदुस्तान में एक जदीद निज़ाम तालीम राइज करने का मशवरा देते रहे। इसके कुछ अहम पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लॉर्ड मिंटो ने 1811 में पाक व हिंद में कायम काजों को बेहतर बनाने और नए तालीमी इदारे खोलने के लिए कुछ तजवीज़ पेश की थी। 1813 के कानून में एक दफ़ा का इजाफा करके फैसला किया गया कि कम अज़ कम 1 लाख रुपया हर साल अदब और साइंस की तरबियत के लिए मखसूस किया जाए। 1818 में एक सियाही पादरी ने कलकत्ता में एक तालीमी इदारा कायम किया जिसमें नौजवान ईसाइयों को ईसाइयत की प्रचार के लिए तरबियत दी जाती थी, जबकि हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम भी दी जाती थी। अंग्रेज़ों के निज़ाम तालीम के कुछ मकासद के बारे में आगाह करती चलूँ। हुकूमत चाहती थी कि बरसगीर पाक व हिंद में जदीद तालीम को फ़रोग़ दिया जाएगा और अंग्रेज़ों को तालीम के एक लाजमी हिस्से के तौर पर मुतरफ़ किया जाएगा। अंग्रेज़ों को ज़्यादा खौफ मुसलमानों से था और इनके मजहबी तालीमी इदारे हुकूमत के लिए एक चैलेंज था। तालीम एक मुनज़्ज़म सिविल सर्विस के क़याम के लिए ज़रूरी तस्वर किया गया और इसका एक अहम मकसद अच्छे मुलाज़मीन पैदा करना भी था ताकि सिविल सर्विस को मकामी तालीम याफ्ता लोगों के ज़रिए अंग्रेज़ी तौक़ात के मुताबिक चलाया जा सके। इसके बाद आपको अंग्रेज़ों के निज़ाम में तालीम के नताइज के बारे में कुछ बता रही हूँ। मुसलमानों के निज़ामी तालीम को बिलावास्ता तौर पर निशाना बनाया गया। साइंस के फ़रोग़ से मुसलमानों को ही फ़ायदा पहुँचे। 1904 के यूनिवर्सिटी कानून पर अवाम और ख़वास ने इसलिए ज़बरदस्त तनकीद की कि इस कानून के ज़रिए तालीम पर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत की जाए।
اس کے بعد بچوں میں آپ کو مواصلات کے نظام کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ انگریزوں کی حکومت نے برصغیر پاک و ہند میں جدید مواصلاتی نظام کو متعارف کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس نظام کا فائدہ انگریزوں ہی کو حاصل تھا، لیکن ضمنی طور پر پاک و ہند کو بھی اس کا بہت فائدہ پہنچا۔ کمپنی کے دور میں مواصلات کے حوالے سے سرگرمیاں جاری رکھی گئیں۔ اس کے کچھ اہم مواصلاتی نظام کے فوائد ہیں جن سے میں آپ کو آگاہ کرتی چلوں گی۔ مواصلات کی ترقی سے یہاں کی معیشت، سماجی اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ مواصلاتی ترقی سے حکومت کو انتظامی فوائد، فوجی فوائد حاصل ہوئے۔ برقی تار کے نظام نے جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا اور جنگ میں کامیابی کا اہم سبب بنا۔ انگریز حکومت نے پاک و ہند اور برطانیہ کے درمیان برقی تار بچھا کر باہمی روابط کو مضبوط بنایا۔ مواصلاتی نظام کے کچھ اہم فوائد تھے جن سے آپ کو یہ بتایا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ 1853 میں پہلی مرتبہ ریلوے لائن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ تھینک یو۔